गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में लगभग चैप्टर में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। मुश्किल से अपने 4 या 5 चैप्टर शेष रहे हैं, जिसमें से आज अपने 8वां जो चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, इसके ऊपर अपने चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी बातें मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट के डाउट रहता है। देखो, पहली बात तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें आप पीडीएफ भेजो। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जिन चैप्टर्स के मैं आपको नोट्स लिखा चुका हूं, यहां पे देखो ध्यान देना भैया, मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब पर शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जो ये कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं और समझाने के साथ साथ में जो समझा रहा हूं उसमें मोस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये मोस्ट है, इसमें ये क्वेश्चन मोस्ट है, यहाँ ये मोस्ट है, इधर ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पूरा समझाऊंगा और समझाने के बाद में तुरंत आपको वीडियो में ही क्या लिखाता हूं, नोट्स भी लिखाता हूं। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ अन्य किसी चैनल पर नहीं हो रहा है। हालांकि पीडीएफ आपको सब उपलब्ध करा रहे होंगे, लेकिन वीडियो में नोट्स मेरे ख्याल से कोई चैनल नहीं लिखा रहा होगा। अब दूसरी बात, कई बच्चों के कमेंट आते हैं, गुरुजी ये पार्ट पढ़ाओ, ये पार्ट पढ़ाओ। तो देखो, ऐसे जल्दबाजी करने से कुछ नहीं है। जैसे हिस्ट्री में मात्र अपने 4 चैप्टर है, ठीक है, लेकिन जो मैं 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, क्या वो तो आपके तैयार है क्या? आप बार बार कमेंट करते हो सर 8वां चैप्टर पढ़ाओ, सर 11वां चैप्टर पढ़ाओ, सर 9वां चैप्टर पढ़ाओ। अरे मैं सब पढ़ा दूंगा, दिसंबर पहले आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। अद्वासी के पहले पहले आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। लेकिन जो मैं पढ़ा चुका हूं कम से कम वो तो आप तैयार करो, समझ रहे हो? तो अपने आज की जो क्लास है भैया, इसमें अपने चर्चा करेंगे 8वें चैप्टर की, किसान, जमींदार और राज्य। राज्य में अपने मुख्य रूप से यहाँ के कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, भारत में तंबाकू की खेती पर रोक किस मुगल शासक ने लगाई थी? मतलब वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय तंबाकू पर रोक लगा दी गई? कहां पर? भारत में। यह आपको बताना है, ठीक है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, किसान और कृषि उत्पादन, आपकी बुक में जिस प्रकार से पॉइंट दिए हुए हैं एज टू एज, वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कौन से पॉइंट में कौन सा क्वेश्चन मोस्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। और जैसे ही मैं यहां तक पढ़ा दूंगा, तुरंत उसके बाद में आपको जितना पढ़ाया है उसके नोट्स भी मैं आपको लिखा दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है भैया, किसान और कृषि उत्पादन। अपने चर्चा किसकी कर रहे हैं? मुख्य रूप से भारत की। और भारत में कौन सी शताब्दी की भैया? 16वीं 17वीं सदी की। और इस समय किसका शासन था? यहां पर भारत में मुगलों का शासन था। देखो, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं। 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में भारत में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध हुआ था, अपने दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, और अपने मुगल शासक था बाबर। इन दोनों के बीच में 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। हरियाणा के करनाल जिले के पानीपत नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ, और बाबर के विजय होने के साथ ही भारत में कौन से साम्राज्य की नींव पड़ गई? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। क्लियर है? अब इसी मुगल साम्राज्य में भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ? मुगल साम्राज्य के कौन से स्रोतों से हमें कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? भारत में कौन कौन सी कृषि की जाती थी? सिंचाई के साधन क्या थे? इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है किसान और कृषि उत्पादन। देखो भैया, 16वीं 17वीं सदी में भारत में 85% लोग जो है वो कहां पर रहते थे? गांवों में रहते थे। मतलब भारत में 85% लोग जो है इस समय कहां निवास करते थे? गांवों में निवास करते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत जो है वो एक ग्रामीण देश है। भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है, इसीलिए पंक्ति कही जाती है। और जो गांवों में रहते थे भैया, उनमें से लगभग कौन होते थे? किसान होते थे। और जो किसान होते थे वो कौन सा कार्य करते थे? खेती का कार्य करते थे। क्लियर है? इस प्रकार खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? गांव थी। मतलब मुख्य रूप से खेतीहर समाज जो है वो मुख्य रूप से कहां पाया जाता था? गांव में पाया जाता था। किसान जो है भैया वो जुताई, कटाई, बीज बोने जैसे कार्य
करते थे। मेरे ख्याल से इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग जानते हो जुताई, कटाई, बीज बोना ये सब क्या होता है। इसके बाद में बात करेंगे स्रोतों की तलाश, मतलब यहाँ के जो किसान थे, इन किसानों के बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि किसान खेती का काम करते थे, जुताई का काम करते थे, किसान गांव में कौन सी फसलें उगाते थे, इनके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो देखो, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है या तो कोई ऐतिहासिक स्रोत से, या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है, या कोई ग्रंथ है। इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, इन किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से टाइम की, 16वीं और 17वीं सदी की। और कौन से ऐतिहासिक स्रोत, दस्तावेज, ग्रंथ, मुगल काल के, मतलब जिनकी रचना कब हुई थी, मुगल काल में हुई थी। अर्थात मुगल काल में जो ऐतिहासिक स्रोत पाए गए हैं, जो ग्रंथ पाए गए हैं, जो दस्तावेज लिखे गए थे, जो रचनाएं लिखी गई थी, जो पुस्तकें लिखी गई थी, उन सभी से हमें यहाँ की स्थिति के बारे में पता चलता है। और मुख्य रूप से जो पुस्तक है वह कौन सी है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, आइन ए अकबरी। ध्यान रखना भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आइन ए अकबरी एक ऐसी पुस्तक है जिससे हमें मुगल काल की कृषि, समाज और वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल कौन था, अपने अकबर का दरबारी था। अब बात यह आती है गुरुजी अकबर कौन था, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहला मुगल बादशाह था बाबर, बाबर का बेटा था भैया अपने हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ये मेन मुगल बादशाह तो ये थे। इसके बाद में कई हुए, बहादुर शाह, नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, कई शासक आए थे, लेकिन मेन आपको ये ध्यान रखने हैं। तो अकबर कौन हो गया, अपने अकबर हुमायूं का बेटा था और भारत का सबसे महान मुगल बादशाह इसको कहा जाता है। तो अकबर का दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। इसने कौन सी रचना लिखी थी, आइन ए अकबरी लिखी थी, जिससे यहाँ के बारे में हमें जुताई, यहाँ पर जो कर लिए जाते थे मुगल काल में, कौन कौन से कर लिए जाते थे उनके बारे में, यहाँ के जमींदारों के बारे में, तथा राज्य द्वारा खेती के लिए कौन कौन से इंतजाम किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है, आइन ए अकबरी। ठीक है। इसके अलावा यह ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों से भी हमें क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भैया जिसकी स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में, और जो व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में कहाँ आ गई थी, भारत में आ गई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दस्तावेज है, जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, उनसे भी हमें भारतीय कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, किसानों और उनकी जमीन। मतलब यहाँ के जो किसान थे, उन किसानों को क्या कहा जाता था, किसान कितने प्रकार के होते थे, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है, दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। देखो यहाँ पर जो किसान थे उनको रियत कहा जाता था। किसानों को किस नाम से पुकारते थे, इनको रियत भी कहते थे, इनको रियाया भी कहते थे, इनको मुजारियन भी कहते थे, इनको आसामी भी कहते थे, और इनको किसान भी कहा जाता था। अपने किसान तो अपने ही बोलते, इसके अलावा यह जो फारसी भाषा है उसमें इनको रियत, रियाया, मुजारियन, इसके अलावा आसामी, इन शब्दों से भी संबोधित किया जाता था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है रेयत किसे कहते हैं, तो भैया रेयत कौन होते थे, किसान होते थे। आसामी क्या है, किसानों को आसामी कहा जाता था। मुजारियन क्या है, किसानों को मुजारियन कहा जाता था। ठीक है। या मुगल काल में किसानों को किन नामों से संबोधित किया जाता था, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो किसान होते थे वो कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार के किसान होते थे। एक तो होते थे खुदकास्त और एक होते थे भैया पाहीकास्त। खुदकास्त और पाहीकास्त, देखो सीधा सा याद रख लो, खुदकास्त मतलब जिनकी खुद की जमीन होती थी और वो अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, उसी गांव में रहते, उनकी खुद की जमीन होती, उसी पर खेती करते, वो क्या कहलाते थे, खुदकास्त। और पाहीकास्त कौन से होते थे, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, जो दूसरे गांव में जाकर दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। जैसे अपने नहीं कहते क्या कि गुरुजी मैं तो मखड़े जमीन कोई ने बता दी, कोई शीरीन बता दी, तो ए शीरी बोल दो, या आप क्या करना गुरुजी मैं तो मखड़े जमीन कोई ठेका पर दे दी बाबन, आदि बिकिर आदि माखी, इस प्रकार से करते हैं ना अपने ये सिस्टम। तो इस प्रकार के किसान कौन होते थे,
पाही काश्त। तो किसान कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, खुद काश्त और पाही काश्त। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर जो सिंचाई थी वो किस प्रकार होती थी और कृषि के लिए कौन कौन सी तकनीकों को काम में लिया जाता था। तो देखो भारत में भैया इस समय जो खेती होती थी 16वीं 17वीं सदी में, इस समय जो खेती का प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? लोगों का पेट भरना था। मतलब अपने पेट पूजा हो जाए, बस यही अपना मेन टारगेट है। क्लियर है। और यहां पर जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती थी उनमें चावल, ज्वार और गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। सबसे ज्यादा चावल, गेहूं और ज्वार, इनकी फसल मुख्य रूप से की जाती थी। और सिंचाई का जो प्रमुख साधन था वो क्या था? मानसून था। मतलब कृषि जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? मानसून पर डिपेंड थी, बरसात के ऊपर डिपेंड थी। अच्छी वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, अच्छी वर्षा नहीं होती तो अच्छी फसल नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं भैया कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है। अगर अच्छी कृषि होगी, सॉरी अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी कृषि होगी, अगर अच्छी वर्षा नहीं होगी तो अच्छी कृषि भी नहीं होगी। तो यहां पर जो सिंचाई का प्रमुख साधन था वो मानसून था, लेकिन इसके अलावा कुछ कृत्रिम उपाय भी, कुछ कृत्रिम साधन भी सिंचाई में काम में लिए जाते थे। कृत्रिम साधनों में एक तो नहरें खुदवाई गई। क्या खुदवाएगी? नहरें खुदवाएगी। जैसे शाहजहां जो था, इस शाहजहां के समय पंजाब में भैया एक नहर खुदवाई गई थी और उस नहर का क्या नाम था? शाह नहर। ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट लिखा है कि शाह नहर का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के समय। शाहजहां भैया ये औरंगजेब का, ये सॉरी जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का, इसको अपने औरंगजेब जो था इसने जेल में, चलो आपके है नहीं इसलिए अपने ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप इतना ध्यान रख लो। शाहजहां के समय पंजाब में कौन सी नहर खुदवाई गई थी? शाह नहर खुदवाई गई थी। इसके अलावा नाले जो है, इन नालों को खुदवाकर भी सिंचाई की जाती। और इसके अलावा एक सिंचाई का प्रमुख साधन और था रहट। रहट आप सब लोग जानते हो, जो एक ऐसे बाउंड्री सी होती है, आपने देखा होगा, लगभग जानते हैं। यहां पर इस प्रकार से बाल्टियां सी बनी होती है, ये कुएं के अंदर जाती है, पानी खींचती है और बाहर डालती रहती है। ठीक है, लगभग अपने सब जानते हैं रहट मेरे ख्याल से। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी बुक में 8.2 जो चित्र दिया हुआ है उसको देख लो, आप समझ जाओगे। और ये रहट से सिंचाई जो है वो कहां पर होती थी? लाहौर और दीपालपुर में होती थी। लाहौर और दीपालपुर, हालांकि वर्तमान समय में ये दोनों ही क्षेत्र कहां पर आते हैं? पाकिस्तान में आते हैं। तो देखो यहां पर क्वेश्चन पूछ ले कि 16वीं 17वीं सदी में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या थे? तो पहला तो वर्षा हो गई, इसके अलावा नहरें हैं, नाले हैं, इसके अलावा रहट है, इनसे क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। खेती के लिए भी आप पशु या बैल का प्रयोग करते थे। मतलब पशु में ताकत होती थी, इसलिए उसी के माध्यम से खेत की जुताई वगैरह, खेत में जुताई वगैरह का कार्य जो है वो किसके माध्यम से किया था? पशु के माध्यम से। और पशु में मुख्य रूप से कौन सा पशु? आपके बैल। ठीक है। जुताई के लिए लकड़ी का हल काम में ले आता था, जिसके आगे क्या लगी होती थी? लोहे की फाल लगी होती थी। आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। तथा बीज बोने के लिए बर्मे का प्रयोग किया जाता था, जो किसके द्वारा खींचा जाता था? बैलों के द्वारा खींचा जाता था। मतलब बीज बोने के लिए बर्मे का प्रयोग किया जाता था और वो इसको खींचने का काम कौन करते थे? बैल करते थे। लेकिन बीज बोना है ना, वो काम कौन करता था? किसान करता था। किसान जो है वो बीजों को इस प्रकार से फेंक कर बोता था। ठीक है। तथा मिट्टी की गुड़ाई, निराई, ये सब जानते हो मेरे ख्याल से, आप सब खेती बाड़ी के परिवार से होंगे, किसान परिवार से। मिट्टी की गुड़ाई और निराई करने के लिए लकड़ी की मूठ वाले लोहे के पतले धार को काम में लिया जाता था। तो यहां पर भैया अपने इतना पढ़ा है, यहां पर ये आपके मेन क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान आपको रखना है। क्लियर है। अब बात करते हैं फसलों की भरमार, कि कौन कौन सी ऋतुओं में फसलें बोई जाती थी, कितनी प्रकार की फसलें बोई जाती थी। तो देखो इस समय भैया 2 चक्रों में फसलें बोई जाती थी। कितने चक्रों में? 2 चक्रों में। जैसे वर्तमान में भी अपने बोते हैं, लगभग वर्तमान में 3 चक्रों में बोते होंगे। ठीक है। तो 2 चक्र कौन से थे? पहली थी रब्बी की फसल। पहली कौन सी थी? रब्बी की फसल, जो बसंत ऋतु में बोई जाती थी, जिसको बसंत की फसल कहा
जाता है। रबी की फसल आप सब लोग जानते हो, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, राई, तारामीरा, सूरजमुखी, अलसी, ये सब किसकी फसल है? रबी की फसल है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। और कब काट ली जाती है? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये कौन सी हो गई? रबी की फसल। इसके अलावा दूसरी कौन सी थी? खरीफ की फसल, जिसको पतझड़ की फसल भी बोलते हैं, पतझड़ के मौसम में जो होती है, ठीक है। तो ये खरीफ की फसल जो है वो कब बोई जाती थी? मार्च अप्रैल में बोई जाती थी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती थी। जैसे आपके ज्वार है, बाजरा है, ये कैसी है? खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा जहां सिंचाई के साधन या पानी की ज्यादा मात्रा होती थी, वहां पर कितने प्रकार की फसलें बोई जाती थी? 3 प्रकार की फसलें बोई जाती। मुख्य रूप से 2 फसलें होती थी, रबी और खरीफ की। लेकिन जहां पर पानी ज्यादा होगा, जहां पर सिंचाई के साधन ज्यादा होंगे, वहां पर कितने प्रकार की फसलें बोई जाती थी? 3 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। और तीसरे प्रकार की जो फसल होती है वो क्या होती है? अपनी जायद की फसल, सब जानते हैं अपनी। इसके अलावा ये क्वेश्चन काफी अच्छा है भैया, ध्यान रखना। जिन्स ए कामिल, बहुत बार आता है जिन्स ए कामिल क्या है? जिन्स ए कामिल किसको बोलते हैं? जो सबसे बढ़िया किस्म की फसल होती है, बेस्ट फसल, बेस्ट क्वालिटी की जो फसल होती है, उसको क्या बोलते थे? मुगल काल में जिन्स ए कामिल बोलते थे। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसलें आती थी? आपके कपास और गन्ना। कपास और गन्ना जो है वो कौन सी फसलों में आती थी? जिन्स ए कामिल में। जिन्स ए कामिल का मतलब सर्वोत्तम फसलें। और एक होती थी भैया इस समय नकदी फसलें भी होती थी। नकदी फसलें मतलब जिनको बेचा जाता था, जिनका व्यापार किया जाता था एक प्रकार से। और नकदी फसलों में आपके तिलहन फसलें और दलहन फसलें। तिलहन मतलब जिनसे तेल निकलता है, दलहन फसलें मतलब जिनसे दालें बनाई जाती है। तो तिलहन और दलहन ये तो कौन सी थी? नकदी फसलें थी। कपास और गन्ना कौन सी फसलें थी? जिन्स ए कामिल थी। क्लियर है? तिलहन फसलों में मुख्य रूप से बात करें तो सरसों की फसल की जाती थी। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। बाकी चर्चा करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ किसान और कृषि उत्पादन, और इसमें लिखो थोड़ा स्पीड से लिखो भैया। लिखो 16वीं 17वीं सदी के दौरान, 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत की 85% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। और जो लोग गांवों में निवास करते वो मुख्य रूप से खेती का कार्य करते थे। इस प्रकार खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। किसान जुताई कटाई बीज बोने का कार्य, किसान गांवों में जुताई कटाई बीज बोने का कार्य करते थे। अब हेडिंग लगाओ स्रोतों की तलाश। इसमें लिखो भैया, लिखो 16वीं 17वीं सदी के दौरान जो कृषि की जाती थी उसके बारे में हमें जानकारी उस समय के ऐतिहासिक स्रोत, दस्तावेज और ग्रंथों से प्राप्त होती है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी से हमें उस समय की नियमित जुताई, करों की उगाई, जमींदारों व राज्य द्वारा कृषि हेतु किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेजों से भी हमें सरकार की आमदनी की जानकारी मिलती है तथा साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का विवरण देते हैं। हेडिंग लगाओ किसान और उनकी जमीन। इसमें लिखो मुगल काल में
किसानों को आमतौर पर रैयत, ब्रैकेट में कर लेना, रियाया कहा जाता था। ये सॉरी ऐसे लिख लो, रैयत ओब्लिक रियाया ओब्लिक मुजारियन कहा जाता था। तथा कहीं कहीं हमें किसान और आसामी शब्द भी किसानों के बारे में कहे जाते थे। आगे लिखो, 17वीं सदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के किसान थे। नंबर 1 लगा के लिखो खुदकाश्त, और इसके आगे डैश करके लिखो खुदकाश्त, इसके आगे डैश करके लिखो ऐसे किसान जो खुद की जमीन पर खेती करते तथा उसी गांव में रहते थे, उनको खुदकाश्त कहा जाता था। नंबर 2 पाहीकाश्त, इसमें लिखो ये वे किसान थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, जो दूसरे गांवों में जाकर ठेके पर खेती करते थे, उन्हें पाहीकाश्त कहा जाता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी, वे समृद्ध किसान माने जाते थे, जबकि बंगाल में एक किसान के पास औसत 5 एकड़ जमीन होती थी, जबकि 10 एकड़ जमीन वाले किसानों को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। अब हेडिंग लगाओ सिंचाई और तकनीक, इसमें लिखो सिंचाई और तकनीक, इसमें लिखो इस काल में खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, अतः मुख्य रूप से इस समय चावल, गेहूं और ज्वार की फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। चावल की फसल उन क्षेत्रों में होती थी जहां 40 इंच या इससे ज्यादा बारिश होती, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार व बाजरे की खेती की जाती थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था क्योंकि अच्छी वर्षा होने पर अच्छी फसल होती थी तथा वर्षा न होने पर फसल भी न के बराबर होती थी। इस समय सिंचाई का प्रमुख साधन मानसून ही था, लेकिन इसके अलावा राज्य द्वारा भी कुछ कृत्रिम उपाय किए जाते थे, जैसे नहरें और नाले खुदवाना। शाहजहां के समय पंजाब में शाह नहर सिंचाई हेतु खुदवाई गई। इसके अलावा सिंचाई का एक दूसरा साधन रहट भी पाया गया है, जिससे मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर और दीपालपुर में कृषि की जाती थी। मतलब ये वर्तमान में तो लाहौर और दीपालपुर पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन पहले कहाँ थे, इस समय कहाँ पे थे, ये भारत में थे। मतलब आज़ादी से पहले की बातें, विभाजन से पहले की। ठीक है, फिर वापस पैराग्राफ चेंज करो। खेती के लिए पशु, ब्रैकेट में कर लेना, बैल का प्रयोग करते थे,
तथा जुताई के लिए लोहे की फाल वाला लकड़ी का हल काम में लिया जाता था। वह बीज बोने के लिए बरमे का प्रयोग किया जाता था, जिसको बैलों के द्वारा खींचा जाता। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज ज्यादा प्रचलित था। इसके अलावा मिट्टी की गुड़ाई और निराई के लिए लकड़ी की मूठ वाले लोहे के पतले धार को काम में लिया जाता था। हेडिंग लगाओ फसलों की भरमार और इसमें लिखो इस समय मुख्य रूप से 2 चक्रों के दौरान कृषि की जाती थी। नंबर 1 रबी की फसल ब्रैकेट में कर लेना बसंत, और नंबर 2 लगा के लिख लो खरीफ की फसल ब्रैकेट में कर लेना पतझड़। लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन ओब्लिक लगा के लिख लेना पानी की मात्रा ज्यादा होती, वहां पर वर्ष में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती। मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती तथा बंगाल में केवल चावल की ही 50 किस्में पैदा की जाती थी। जिन्स ए कामिल हेडिंग लगा लो इसी में, जिन्स ए कामिल इसमें लिख लो ये सर्वोत्तम फसलें होती थी। इसमें मुख्य रूप से कपास और गन्ने की फसल शामिल थी। इस समय भारत में नकदी फसलों में मुख्य रूप से तिलहन और दलहन की फसलें भी उगाई जाती थी। ये लो भैया अपने आज की क्लास आपको पूरा समझा दिया, मेन आपको क्वेश्चन बता दिए, आपको सारे नोट्स भी लिखवा दिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।